कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में लीजिए आज सुनते हैं प्रेमचंद जी की ही एक और सुप्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है इस्तीफा। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरिया बदल कर खड़ा हो जाएगा। कूली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंककर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियाँ झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाए, डांट बताए, दुत्कारे या ठोकर मारे, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो अधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद होती है। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी दिखाई नहीं देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतिशयोक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही है। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां तीन, भाई एक भी नहीं, भौजाइया दो, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आँखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि 1 मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा,
छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। वह बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही है और अभी फिर बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है अभी बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतह चंद की खामोशी टूट गई। सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा बोली, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतह चंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा बोली, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए अभी लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतह चंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूँ किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी नहीं रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोट और सेव लाई। फतह चंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई। शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा, तू क्यों आकर सिर पर सवार हो गई, जा बाहर खेल। फतह चंद ने कहा, रहने दो, डांटती हो? यहाँ आओ चुन्नी, यह लो दाल मोट ले जाओ। चुन्नी माँ की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई। फतह चंद ने कहा, क्यों बेचारी को भगा दिया? दो चार दाने दे देती तो खुश हो जाती। शारदा बोली, इसमें है ही कितना कि सबको बांटते फिरेंगे, इसे देते तो बाकी दोनों न आ जाती, किस किस को देते। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त न आएंगे। फतह चंद बोले, ऐसे कैसे कह दूँ भाई, रोजी का मामला है। शारदा बोली, तो क्या प्राण देकर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी, मालूम होता है 6 महीने के बीमार हो। फतह चंद ने जल्दी जल्दी दाल मोट को 2-3 फक्कियाँ लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपके चलिए, नहीं तो जाते ही डांट खाएंगे। फतह चंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे डांट बताए या दांत दिखाए, इसमें दौड़ा नहीं जाता, बंगले पर ही है ना। चपरासी बोला, भला वह दफ्तर क्यों आने लगा, बादशाह है कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतह चंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँप उठे, मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकार कर कहा, जरा कदम बढ़ाए बाबूजी। फतह चंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतह चंद डरे
कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाँप रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आता न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी बोला, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर से निकले। इतने में फतहचंद अहाते के तार के अंदर से निकलकर वहाँ पहुँचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। वह बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों जी चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब बोले, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से यहाँ खड़ा है। फतहचंद बोला, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर न हुई। साहब ने हाथ की घड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतहचंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर, मुझे 10 साल काम करने को हो गए कभी। साहब बोले, चुप रहो सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतहचंद बोला, जब मैंने कोई कसूर किया हो तो? साहब बोले, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब बोले, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी बोला, हुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर, अपनी नौकरी ले ले, आप जो हुक्म दे वह बजा लाने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्या जमाने भर से मैं अपना बिगाड़ करूँ? साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब बोले, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या करते, चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब बोले, ओ, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ाना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का दे दिया, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा? यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते, अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था।
वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या। साहब ने फाइल का नाम तक न बताया, शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़िया सी डाल दी थी, माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे। उनके हाथ में कोई चीज भी न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे। उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम नहीं ले सकते थे। फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की। मगर इलाज ही क्या था। यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता। शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनकी स्त्री बच्चों की खबर लेता। वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते। यदि उसके पास इतने रुपए होते जिनसे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत नहीं सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को सबक ही सिखा देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते। ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते। कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो था, और क्या होता। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोदेपन पर और भी झल्लाती थी। अगर वह उन्हें उचक्कर 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता। यही नहीं कि साहब के खानसामे बैरे सब उन पर पील पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती, साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो, तब कौन मेरे बच्चे का पालन करेगा। तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था। इस अंतिम विचार ने फतहचंद के हृदय में जोश भर दिया और वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो गई। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था, बड़ी देर हो गई। फतहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियाँ दी, जलील किया। बस यही रट लगाया था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को। फतहचंद बोला, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम न होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा बोली, यही बहादुरी है।
तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतहचंद बोला, फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा। मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई। मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया उसका। फतहचंद चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा बोली, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए नहीं छोड़ती। फतहचंद बोला, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सज़ा भी काटनी पड़ी। शारदा बोली, सज़ा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियाँ दी, क्यों छड़ी जमाई? फतहचंद बोला, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा बोली, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना, अब किसी साहब की यह हिम्मत नहीं होगी कि किसी बाबू को गालियाँ दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियाँ निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतहचंद तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी नहीं सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखी जाती। फतहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा बोली, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मारकर आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यो जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगा खुशी से झेल लूँगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे। डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरों से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आँखों में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुँचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतहचंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार नहीं किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतहचंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो देखूँ। तब तक मैं बैठा हूँ, इत्मीनान से खाओ। शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना होगा, इसी कारण खूब पेट भर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतहचंद उनके पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतहचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडा खाना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है।
कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकाइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखे आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरिया बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी से मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से अंत तक फतेहचंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह नहीं बच सकते। एक बुद्धिमान और दूरदेशा आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज है। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज है? फतेहचंद ने तनकर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उल जुलूल बातें की थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब बोले, मैंने आपका कान पकड़ा? ओह ओह, मैंने आपका कान पकड़ा? हा 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 हा, क्या मजाक है? मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद बोले, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब बोले, कब की बात है? फतेहचंद बोला, अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब बोले, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था, बहरा, न हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर नहीं। क्या हुआ माई गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद बोला, नशे में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर नहीं जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिले नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेहचंद ने डंडा तौल कर कहा, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ा भन्ना गया। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वायदा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी नहीं करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूल पाए थे। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश? फिर तो कभी किसी को गाली नहीं दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली नहीं देना। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मेरा इस्तीफ़ा है। मैं कल इस्तीफ़ा में यह लिखकर भेजूँगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब बोले, आप इस्तीफ़ा क्यों देता है?
हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद बोला, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। यह पहली जीत थी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं, और इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ और किस्से सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।